नमस्कार। ND24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। खबरों को विस्तार से जानने के लिए उससे पहले जान लेते हैं क्या है आज की टॉप ट्रेंडिंग न्यूज। गृह मंत्री की जांच एजेंसियों के साथ एक अहम बैठक हुई है। NIA दिल्ली धमाके की जांच करेगी। बिहार में दूसरे चरण का मतदान जारी है। दूसरे चरण में 3 बजे तक 60% वोटिंग हो चुकी है। दिल्ली कार धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आतंकी उमर का दोस्त डॉक्टर सज्जाद अहमद गिरफ्तार हो गया है। देश भर में हाई अलर्ट है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली ब्लास्ट पर दुख जताया है। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। एक दीवानी की दीवानियत फिल्म को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल गया है। तो ये है कुछ आज की टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़। चलिए खबरों को अब विस्तार से जानते हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर के 12 हो गई है। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। 25 घायलों का इलाज चल रहा है। 2 शवों की पहचान हो गई है। बाकी की पहचान DNA टेस्ट से की जाएगी। सोमवार शाम को 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास चलती कार में जोरदार धमाका हुआ था। ब्लास्ट में जिस सफेद i20 कार का इस्तेमाल हुआ था उसका एक CCTV फुटेज मंगलवार को सामने आया। मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से निकल रही कार में काला मास्क पहने एक शख्स बैठा दिखाई दिया। उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी बताया जा रहा है। ये पुलवामा का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमर ने विस्फोटकों के साथ खुद को उड़ा लिया। उसके DNA टेस्ट के लिए कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में उसकी मां और 2 भाई को भी हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया था। इधर 2 दिन के भूटान दौरे पर गए PM मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि पूरा देश दिल्ली विस्फोट से प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट के लगभग 18 घंटे बाद भारत सरकार और सभी सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली NCR से लेकर हरियाणा, पंजाब, UP और जम्मू कश्मीर तक रात भर छापेमारी चलती रही। सुबह देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया कि इस घटना की तह तक जाएंगे और दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट के बाद अलग अलग राज्यों की तेज तर्रार IPS अधिकारियों की एक टीम तैनात कर दी गई है। और खास बात यह है कि इसमें वैसे दिल्ली पुलिस के तेज तर्रार IPS अधिकारियों के साथ वैसे भी अधिकारी हैं जिन्होंने NIA, IB और CBI जैसी सुरक्षा एजेंसियों में पहले सेवा दे चुके हैं या फिर दे रहे हैं। IB, NIA, NSG और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम बनाई गई है। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों के DGP को सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो लाल किले के धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई है। 25 घायल हो गए हैं। 25 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। गृह मंत्रालय ने NIA को जांच सौंप दी है। दिल्ली धमाके की जांच NIA को सौंपी गई है। NIA इसकी जांच करेगा। 2 शवों की पहचान हो गई है। धमाके वाली जगह पर RAF तैनात है। PM मोदी ने कहा है कि पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ है। कश्मीर में कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। पुलवामा से एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। घायलों का LNJP अस्पताल में इलाज जारी है। तो घायलों का LNJP अस्पताल में इलाज जारी है। 2 शवों की पहचान हो गई है। गृह मंत्रालय ने NIA को जांच सौंप दी है। दिल्ली धमाके की जांच NIA को सौंपी गई है। धमाके वाली जगह पर RAF को तैनात कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कह दिया है कि इस वक्त पूरा देश जो है वो पीड़ित परिवारों के साथ है और दोषियों को किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा। कश्मीर में भी कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में पुलिस अलर्ट मोड पर है। जगह जगह चेकिंग अभियान चल रहे हैं। रेलवे स्टेशंस पर, बस स्टैंड्स पर और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है। लोगों की IDs चेक की जा रही हैं। उनके पहचान पत्र चेक किए जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस ने भी जनता से भी अपील की है कि जांच में सहयोग करें। तो गृह मंत्रालय ने दिल्ली कार ब्लास्ट के 20 घंटे बाद मामले की जो जांच है वो NIA को सौंप दी है। कार में ब्लास्ट 10 नवंबर की शाम को 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ था। ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर के 12 हो गई है। 2 महिलाएं भी शामिल हैं। 20 घायलों का इलाज चल रहा है। 2 शवों की पहचान हो गई है। बाकी की जो पहचान है वो DNA टेस्ट के बाद ही हो पाएगी।
और ब्लास्ट में जिस सफ़ेद i20 कार का इस्तेमाल हुआ था उसका सीसीटीवी फुटेज मंगलवार को सामने आ गया। मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से निकल रही कार में काला मास्क पहने एक शख्स बैठा दिखाई दिया। पुलिस के मुताबिक कार में बैठे शख्स का नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी था। वो पुलवामा का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक उमर ने विस्फोटकों के साथ खुद को उड़ा लिया। उसके डीएनए टेस्ट के लिए कश्मीर पुलिस ने पुलवामा से उसकी मां और 2 भाइयों को हिरासत में लिया है। पुलवामा से उसके दोस्त डॉक्टर सज्जाद और पिता को भी हिरासत में लिया गया है। और पुलिस को शुरुआती जांच से यह पता चला है कि विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया था। उमर करीब 2.5 घंटे तक कार में ही बैठा रहा। एक पल के लिए भी वो नीचे नहीं उतरा। देश के अलग अलग स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान जारी चल रहे हैं। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, रायपुर, बिलासपुर, लगभग सभी जगहों पर पुलिस इस वक्त अलर्ट मोड पर है। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुलिस अब अलर्ट हो गई है। इंदौर, रायपुर, जबलपुर में भी पुलिस अलर्ट है। दिल्ली धमाके के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट्स पर सघन चेकिंग अभियान चल रहे हैं। पुलिस विशेष चेकिंग अभियान लगातार चला रही है। तो ये जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। इंदौर, रायपुर, जबलपुर, भोपाल, बिलासपुर, लगभग सभी जगहों पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और कई अलग अलग राज्यों में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है, जिसमें डॉग स्क्वाड की टीम भी साथ में शामिल है। पुलिस जगह जगह चेकिंग कर रही है। रेलवे स्टेशंस पर, एयरपोर्ट्स पर, बस स्टैंड्स पर संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है। दिल्ली में जो कल घटना हुई है उसके बाद सभी एजेंसियां और सभी राज्यों की पुलिस इस वक्त अलर्ट हैं। इसके अलावा आला अधिकारियों की बैठकें भी जारी हैं। धार्मिक स्थलों पर भी सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। साथ ही चप्पे चप्पे पर जो नज़र है वो रखी जा रही है। इंदौर, रायपुर, जबलपुर, भोपाल, बिलासपुर समेत कई शहरों में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स, मेट्रो स्टेशंस पर जांच जारी है। जिस तरीके से दिल्ली में जो ब्लास्ट देखने को मिला उसके बाद चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली धमाके के बाद बांदा में भी पुलिस सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर नजर आईं। देर रात को बांदा रेलवे स्टेशन पर चित्रकूट धाम मंडल के डीआईजी राजेश एस, एसपी पलाश बंसल, एएसपी मेविस्टॉक, एएसपी शिवराज समेत जीआरपी और आरपीएफ की टीमों ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर सघन तलाशी अभियान चलाया। तलाशी में कोई आपत्तिजनक वस्तु तो नहीं मिली, लेकिन यात्रियों में दहशत का माहौल बना रहा। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि ऐसी जांचें नियमित रूप से की जानी चाहिए ताकि किसी भी अप्रिय घटना को पहले से ही रोका जा सके। तो दिल्ली धमाके के बाद बांदा में हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। रेलवे स्टेशन पर पुलिस का सघन तलाशी अभियान देखने को मिला। डीआईजी से लेकर के आरपीएफ तक पूरी टीम ने जांच पड़ताल की है। इस दौरान किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली।
दिल्ली धमाके के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। उन्नाव में जिलाधिकारी गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में देर रात को जिले भर में सघन सुरक्षा जांच अभियान चलाया गया। पुलिस बल, डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल टीमें पूरे जिले में सक्रिय रहीं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजारों और धार्मिक स्थलों पर व्यापक चेकिंग की गई। अधिकारियों ने उन्नाव रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करके सुरक्षा कर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। तलाशी के दौरान कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। प्रशासन ने कहा कि जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी और नागरिकों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। तो यूपी के उन्नाव में दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है। डीएम और एसपी ने सुरक्षा जांच अभियान चलाया। बस स्टैंड से लेकर के रेलवे स्टेशन तक सघन तलाशी की गई है। कोई आपत्तिजनक वस्तु इस दौरान नहीं मिली है। प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। की दृष्टि से मेरे और पुलिस अधीक्षक साहब द्वारा और संपूर्ण टीम द्वारा जिले के प्रत्येक तहसील में सेंसिटिव स्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। वहाँ पे हम लोग गहन चेकिंग कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी प्रकार की भी कोई भी घटना जनपद में ना होने पाए। और इसके अलावा भी हम लोग के चूंकि इम्पोर्टेंट प्रतिष्ठान है जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन इत्यादि, इनको हम सामूहिक रूप से वैसे भी चेक करते हैं। तो इसके माध्यम से हम लोग अपनी रूटीन चेकिंग को भी और सघन रूप में कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के आखिरी चरण का आज शंखनाद हो चुका है। दूसरे और आखिरी चरण के लिए सुबह 7 बजे से बिहार की 122 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई। दूसरे फेज में गयाजी, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, बांका, जमुई, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में वोटिंग जारी है। इस चरण में 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मतदाता 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर रहे हैं। इनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री भी शामिल हैं। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 45,399 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें से 40,073 मतदान केंद्र ग्रामीण इलाकों में हैं। कुल मतदाताओं में 1 करोड़ 75 लाख महिलाएं हैं। हिसुआ सीट में सबसे ज्यादा 3,67,000 मतदाता हैं, जबकि लौरिया, चनपटिया, रक्सौल, त्रिवेणीगंज, सुगौली और बनमखी में प्रत्याशियों की संख्या सबसे ज्यादा है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों के लिए मतदान हुआ था, जिसमें 65% से ज्यादा पोलिंग दर्ज हुई थी। तो बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज देखने को मिला है। 122 सीटों पर 3 करोड़ 70 लाख मतदाता वोट डाल रहे हैं। 1302 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। राज्य भर में 45,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 4 लाख जवानों की तैनाती की गई है। कई जिलों में सुबह से ही वोटर्स की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। दूसरे चरण में 45,399 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। तो 1302 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। राज्य भर में 45,000 से ज़्यादा मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम आज बिहार में वोटिंग के दौरान देखने को मिला है। 4 लाख जवानों की तैनाती वहां पर की गई है। कई जिलों में सुबह से ही वोटर्स की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। दूसरे चरण में 45,399 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। 4 लाख जवानों की तैनाती की गई है। भोपाल विधानसभा परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पटवा जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके उनके योगदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि पटवा जी का जीवन सादगी और जनसेवा का प्रतीक था। मुख्यमंत्री ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दिल्ली ब्लास्ट पर दुख व्यक्त किया और कहा कि गृहमंत्री अमित शाह खुद जांच की निगरानी कर रहे हैं। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। दिल्ली का हादसा बहुत दुखद हुआ और माननीय गृह मंत्री जी उसकी जांच भी कर रहे हैं और विस्तार से सारी बातें वो प्रेस में बताने वाले हैं। ऐसी किसी घटना में भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
निपटने में सक्षम है और ऐसे कोई भी घटना के जवाबदार लोग कभी भी बचे नहीं हैं। उनको जहाँ ज़रूरत पड़ी, जैसे ज़रूरत पड़ी, भारत सरकार सदैव घटना के बाद अपनी कार्रवाई से साबित करती रही है। लेकिन आज तो श्रद्धांजलि का मौका, मैं माननीय अध्यक्ष जी नरेंद्र सिंह जी भाई साहब से निवेदन करूँगा वे अपनी बात करें। मैं आज के इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष जी के साथ पुष्पांजलि करते हुए अपने आप को गौरवान्वित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष हेमंत खंडेवाल जी, माननीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी भाई साहब, आपने अच्छी परंपरा कायम की जिसमें हमारे अपने प्रदेश के ऐसे सभी मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष जिनकी जयंती मना करके हम उनके योगदान को स्मरण करते हुए उनके किए गए कार्यों से प्रदेश की नई पीढ़ी को भी परिचित करा रहे हैं। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन जो हमको मिला वो जीवन भर हमको पाथे के रूप में काम आएगा। विनम्र श्रद्धांजलि। एक्टर हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की एक दीवाने की दीवानियत को रिलीज हुए कुछ दिन बीत गए हैं और फिल्म को लोगों से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। इस दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ है कि फिल्म में लीड रोल के हर्षवर्धन राणे पहली पसंद नहीं थे। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत को लोगों ने खूब पसंद किया। मिलाप जावेरी ने फिल्म का निर्देशन किया है। सिनेमाघरों में तो फिल्म ने धूम मचाई ही, साथ ही सोशल मीडिया पर भी फिल्म के क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। हालांकि इसी बीच लोगों ने ध्यान दिया कि थिएटर में फिल्म चलने के दौरान अभिषेक बच्चन को स्पेशल थैंक्स कहा गया है। हालांकि मीडिया सोर्स के मुताबिक जिस वक्त फिल्म को बनाने की बात हो रही थी उस समय अभिषेक बच्चन को लीड रोल के लिए चुना गया था। फिल्म की कहानी और डायलॉग्स को मिलाप जावेरी ने मुश्ताक शेख के साथ लिखा था। कई वजहों से फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई थी, लेकिन सालों बाद मिलाप जावेरी ने दोबारा से फिल्म पर काम करने की ठानी और डायरेक्शन की भी कमान उन्होंने खुद ही संभाली। लेकिन फिल्म पर दोबारा काम करने से पहले मिलाप ने अभिषेक बच्चन से परमिशन ली थी। अभिषेक बच्चन को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने इसकी परमिशन देते हुए शुभकामनाएं भी दी। इसी वजह से फिल्म में अभिषेक बच्चन को स्पेशल थैंक्स कहा गया है। एक्टर का रिएक्शन आने के बाद से मिलाप ने हर्षवर्धन को कास्ट किया और लोगों ने भी उन्हें फिल्म में काफ़ी पसंद किया। बॉक्स ऑफिस पर भी एक दीवाने की दीवानियत ने अच्छी कमाई की है। सैकनेल के मुताबिक रिलीज के बाद 21 दिन में फिल्म ने 75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। एक दीवाने की दीवाने फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला है। हर्षवर्धन राणे फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थे। निर्देशक मिलाप जावेरी ने अभिषेक बच्चन से इसके लिए परमिशन ली थी। फिल्म में अभिषेक बच्चन को स्पेशल थैंक्स भी बोला गया है। तो अभिनेता हर्षवर्धन राणे और एक्ट्रेस सोनम बाजवा की एक दीवाने की दीवानियत को रिलीज हुए कुछ दिन हो गए हैं। फिल्म को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, अच्छा खासा रिस्पांस भी मिला है और इस बात का भी खुलासा हुआ है कि फिल्म में लीड रोल के लिए हर्षवर्धन राणे पहली पसंद नहीं थे। हर्षवर्धन और सोनम बाजवा की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत को मिलाप जावेरी ने निर्देशित किया है। सिनेमाघरों में तो फिल्म ने कमाल किया ही, इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी फिल्म के जो क्लिप्स हैं वो वायरल हो रहे हैं। इसी बीच लोगों ने ध्यान दिया कि थिएटर में फिल्म चलने के दौरान अभिषेक बच्चन को स्पेशल थैंक्स कहा गया। हालांकि मीडिया सोर्स के मुताबिक जिस वक्त फिल्म को बनाने को लेकर के बात चल रही थी उस समय अभिषेक बच्चन को लीड रोल के लिए चुना गया था। फिल्म की कहानी और डायलॉग्स को मिलाप जावेरी और मुश्ताक शेख ने मिलकर लिखा था। कई वजहों से फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई थी, लेकिन कई साल बाद मिलाप जावेरी ने दोबारा से फिल्म पर काम करने की ठानी और डायरेक्शन की कमान भी उन्होंने खुद ही संभाली। लेकिन फिल्म पर दोबारा काम करने से पहले मिलाप ने अभिषेक बच्चन से परमिशन ली थी। अभिषेक बच्चन को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने इसकी परमिशन देते हुए शुभकामनाएं भी दी और यही वजह है कि फिल्म में अभिषेक बच्चन को स्पेशल थैंक्स कहा गया है। बालाघाट में दिन दहाड़े लाइव मर्डर देखने को मिला है। एक तरफा प्यार में युवती का गला रेत दिया गया। मृत युवती की पहचान ऋतु भंडारकर निवासी आम गांव के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने आरोपी युवक की जमकर पिटाई की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो एक खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट से, जहां पर दिन दहाड़े मर्डर हो गया। एक तरफा प्यार में पागल एक युवक ने युवती का गला रेत दिया। मृत युवती की पहचान ऋतु भंडारकर आम गांव की रहने वाली के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने आरोपी युवक की जमकर पिटाई भी की है। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके आरोपी को पकड़ लिया, उसे हिरासत में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
बीजापुर में नेशनल पार्क इलाके में मुठभेड़ देखने को मिली, जहां जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवानों ने नक्सली नेताओं को घेर लिया। सूत्रों के मुताबिक कुछ नक्सली नेताओं के मारे जाने की भी खबर है। सुबह से ही लगातार फायरिंग देखने को मिली। इलाके में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन तेज किया गया है। ड्रोन सर्विलांस से हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। एसपी ने कहा कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। आसपास के गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं बीजापुर से, जहां नेशनल पार्क इलाके में मुठभेड़ हो गई है। जवानों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। जवानों ने नक्सली नेताओं को घेर लिया। सूत्रों के मुताबिक कुछ नक्सली नेताओं के मारे जाने की भी खबर है। सुबह से ही लगातार फायरिंग देखने को मिली है। इलाके में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन तेज किया गया। ड्रोन सर्विलांस की मदद से हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। दिग्गज एक्टर जितेंद्र का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बुरी तरह से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो एक्टर और फिल्म मेकर संजय खान की दिवंगत पत्नी जरीन खान की मुंबई में आयोजित प्रार्थना सभा का बताया जा रहा है। सामने आए वीडियो में ये देखा जा सकता है कि जितेंद्र कार से उतरकर पेपराजी की तरफ देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी वो सामने सीढ़ी से टकरा जाते हैं और बुरी तरह से गिर पड़ते हैं। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने दौड़ करके उन्हें संभाला और उठाया। जितेंद्र उठने के बाद मुस्कुराते हुए दिखे। जरीन के प्रेयर मीट में शामिल होने से पहले एक्टर मशहूर एक्ट्रेस और सिंगर सुलक्षणा पंडित के प्रेयर मीट में भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे। 7 नवंबर को एक्टर जायद खान और सुजन खान की मां जरीन खान कतरक खान का 81 साल की उम्र में निधन हो गया था। वे एक्टर और फिल्म मेकर संजय खान की पत्नी थी। जरीन पिछले कुछ समय से उम्र से जुड़ी हुई बीमारियों से जूझ रही थी। उन्होंने शुक्रवार सुबह मुंबई स्थित अपने घर पर आखिरी सांस ली। जरीन हिंदू थी, इस वजह से उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया गया था। इस दौरान वहां परिवार वालों के अलावा कई सेलेब्स भी मौजूद थे। ऋतिक रोशन भी अपनी पूर्व सास के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। तो दिग्गज एक्टर जितेंद्र का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बुरी तरह से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो एक्टर और फिल्म मेकर संजय खान की दिवंगत पत्नी जरीन खान की मुंबई में आयोजित प्रार्थना सभा का बताया जा रहा है। इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि जितेंद्र कार से उतरकर पेपराजी की तरफ देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी वो सामने सीढ़ी से टकरा जाते हैं और बुरी तरह से गिर जाते हैं। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने दौड़ करके उन्हें संभाला और उठाया। जितेंद्र उठने के बाद भी मुस्कुराते हुए दिखे। जरीन की प्रेयर मीट में शामिल होने से पहले वे मशहूर एक्ट्रेस और सिंगर सुलक्षणा पंडित की प्रेयर मीट में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। 7 नवंबर को एक्टर जायद खान और सुजन खान की मां जरीन कतरक का 81 साल की उम्र में निधन हो गया था। खबर विदिशा के कुरवाई से है, जहां पर प्रेमिका के प्रेम में टावर पर प्रेमी चढ़ गया। एक युवक अपनी प्रेमिका को वापस बुलाने की जिद में 11 केवी विद्युत टावर पर चढ़ा, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी भी युवक को समझाने के लिए पहुंचे। काफी देर तक समझाने के बाद युवक को टावर से नीचे उतारा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो ये तस्वीरें विदिशा की हैं, जहां टावर पर एक प्रेमी चढ़ गया। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। वही थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घटना सामने आई थी। संजय अहरवाल करके लड़का है, हाई टेंशन लाइन के टावर पर, जो टावर करीब 200 फीट का था, उसमें करीब 50-60 फीट तक ऊपर चढ़ गए थे। और इसका ये कहना था, ये शराब के नशे में भी था, और इसका ये कहना था कि ये जो कोई युवती से इनके रिलेशन रहे होंगे, तो वो युवती 2-3 दिन पहले इससे घर साथ में रहने आ गई थी। फिर उसके इनके एब्सेंस में युवती के माता पिता उस युवती को ले गए थे। तो इसी कारण से इसके द्वारा जो है चढ़ के और डिमांड की जा रही थी। काफी मशक्कत के बाद समझाइश बुझाइश करके इसको नीचे उतारा गया। बीएनएस की धारा 226 है, उसके तहत जो है कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है। जैसे भी स्थिति होगी कार्रवाई। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।